वेलकम स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका एसी वोल्टेज अप्लाइड टू ए इंडक्टर के बारे में। इससे पहले के वीडियो में मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया था उसमें बताया था कि जब एक एसी वोल्टेज एक रजिस्टर में लगाया जाता है ऑफ रेजिस्टेंस आर, तो आपका ईएमएफ और करंट के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप होता है। अभी हम देखने वाले हैं कि अगर एक इंडक्टर है आपके पास, उसमें आपने एसी वोल्टेज को लगा दिया है, तब आपका करंट और ईएमएफ किस तरह से बिहेव करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक इंडक्टर ले लेंगे ऑफ इंडक्टेंस L। हमने एक इंडक्टर ले लिया आपका, और इस इंडक्टर का आपका जो इंडक्टेंस है वो आपका L, ठीक है। L इंडक्टेंस का हमने ले लिया और इसको हमने एक AC पावर सप्लाई दे दिया। वी हैव गिवन एन AC पावर सप्लाई, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया ये फिक्स रहता है आपका। तो ये है आपका E नॉट साइन ओमेगा टी, ये आपका EMF हो गया। E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमारा EMF हो गया जो आपका एक इंडक्टर में लगा दिया गया है ऑफ इंडक्टेंस L। अब करंट कैसे वेरी करेगा ये हमें देखना है, या करंट को हमें निकालना है। देखिए ये जो EMF है ये तो अल्टरनेटिंग EMF है, कॉन्टिन्यूसली चेंज करेगा। इसके कारण जो करंट है वो भी कॉन्टिन्यूसली चेंज करने वाला करंट है ना। एक अल्टरनेटिंग EMF एक अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है, या उसके कारण करंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो जो आपका यहाँ पर है, यहाँ पर तो फ्लक्स चेंज कॉन्टिन्यूसली होने लगेगा, क्योंकि अल्टरनेटिंग है, कॉन्टिन्यूसली चेंज करने वाला करंट है। तो जो करंट कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रहा है वो एक कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग फ्लक्स करेगा, और चेंजिंग फ्लक्स से इसमें इंड्यूस्ड EMF और इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा। डेफिनेटली यहां पर एक इंड्यूस्ड EMF आएगा। अब वो इंड्यूस्ड EMF कितना आएगा हमें पता है, अगर हमें सेल्फ इंडक्टेंस मिल जाए तो वो इंड्यूस्ड EMF आपका होता है दैट इज इक्वल टू -LdI/dt, इतना के बराबर आपका होता है। इंड्यूस्ड EMF जो इसके अंदर आएगा, या बैक EMF जो इसके अंदर आएगा, वो होगा -LdI/dt। ओके, अब देखिए ये एक प्योर इंडक्टर है। प्योर इंडक्टर मतलब इसका आइडियली रेजिस्टेंस हम 0 लेके चल रहे हैं। जो रेजिस्टेंस फैक्टर है, R फैक्टर, इस इंडक्टर का वो 0 है। तो इस सर्किट में तो और कोई कंपोनेंट है नहीं। यहाँ पे लग गया EMF जो पावर सप्लाई है, दूसरा लग गया ये इंडक्टर जिसमें इतना EMF क्रिएट हो रहा है। अगर हम यहाँ किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं तो हमें एंड रिजल्ट क्या मिल जाएगा। जो हमें एंड रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा E, जो कि हमारा ये है -LdI/dt इज इक्वल टू 0, क्योंकि और तो कोई कंपोनेंट है नहीं। एक कंपोनेंट यहां रहा, दूसरा आपका ये रहा, ठीक। E -LdI/dt इज इक्वल टू 0। यही आपका कितना है, E नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। लिख देते हैं E नॉट साइन ओमेगा टी, इसको उस साइड भेज देते हैं, माइनस प्लस हो जाएगा LdI/dt। ना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ये सारे कैलकुलेशन में, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है इस I को पता लगाना, ठीक है। ये इक्वेशन हम I के टर्म्स में लिखते हैं, देखिएगा। I इधर ला रहे हैं, बाकी सारा टर्म उस साइड भेज रहे हैं। समझ रहे क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव हमारा है करंट को पता करना। वी वांट टू नो हाउ मच इज द करंट, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ये यहां पर आ गया DI, और ये सारा फैक्टर आपका उस तरफ चला गया। उस तरफ जाने पे ये हो जाएगा E नॉट बाई L साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये हो गया। अब हम ले लेंगे टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, ठीक है। इंटीग्रेट करने से हमें DI का I मिलने वाला है, इसीलिए हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। वी आर नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। आफ्टर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड DI का हमें मिल जाएगा I, जो हमें चाहिए आपका। इधर क्या मिलेगा, देखिए इधर हमें मिलेगा आपका साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होता है, बाकी E नॉट बाई L तो आपके कांस्टेंट है। तो साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होता है आपका, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है। साइन ओमेगा टी का हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी। चलिए एक एक स्टेप में लिख देते हैं, कॉस ओमेगा टी, देख पा रहे हैं, माइनस कॉस ओमेगा टी, और ये फैक्टर का जब हम करने जाएंगे तो हमें एक
डिनोमिनेटर में ओमेगा भी मिल जाएगा, तो हमने यहां पर ओमेगा रख दिया। समझ सकते हैं, साइन ओमेगा टी के लिए माइनस कॉस ओमेगा टी, और इस फैक्टर के लिए हो गया आपका माइनस एक नीचे में ओमेगा आपका आ जाएगा। तो ये पूरा फैक्टर आपको मिल जा रहा है आफ्टर इंटीग्रेशन। नाउ क्योंकि ये एक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है आपका, तो साथ में एक कांस्टेंट भी आएगा आपका, ठीक है, एक कांस्टेंट भी आ जाएगा, ठीक। सो ये हमें आफ्टर इंटीग्रेशन मिलता है। अब आप देखिए इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखिए, तो ये जो हमारा कांस्टेंट है ना, इसका डायमेंशन करंट का है। देखिए कांस्टेंट का डायमेंशन, डायमेंशनली ये करेक्ट इक्वेशन है आपका। सो कांस्टेंट का जो डायमेंशन है वो करंट का डायमेंशन है। सो हमको यहाँ दो टाइप के करंट मिल गए, एक ये करंट मिल गया, एक ये करंट मिल गया। अब ये जो करंट है वो टाइम डिपेंडेंट है, ये वाला करंट यहाँ कोई टाइम फैक्टर है नहीं, ये टाइम इंडिपेंडेंट है। हमारा जो सोर्स है वो खुद एक टाइम डिपेंडेंट है, तो एक टाइम डिपेंडेंट सोर्स एक टाइम डिपेंडेंट करंट ही प्रोड्यूस करेगा। एक ऑसिलेटिंग सोर्स एक ऑसिलेटिंग करंट को प्रोड्यूस करेगा। तो हमारे पास ऐसा टाइम इंडिपेंडेंट वाला करंट नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसे सोर्स से हमें एक टाइम इंडिपेंडेंट करंट नहीं मिलेगा। सो डेफिनेटली ये कांस्टेंट आपका 0 के बराबर होगा, क्योंकि ऐसा कोई करंट पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ ऐसे टाइम डिपेंडेंट सोर्स के कारण, ठीक है। सो ये फैक्टर आपका 0 हो जाता है और आपका आई हो जाएगा। इस फैक्टर को हम एक साथ कर लेते हैं, ई नॉट बाई ओमेगा एल, ओके, माइनस कॉस ओमेगा टी। नाउ दिस ई नॉट बाई ओमेगा एल इज योर पीक करंट, जिसको हम माइनस आई नॉट साइन कॉस ओमेगा टी के फैक्टर में लिख देते हैं, ओके। यहां पर नाउ देखिए हमारा जो डिस्कशन है या हमारा जो स्टेप्स है हम यहीं पर समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो करंट आ गया। हमारा ऑब्जेक्टिव था भाई ईएमएफ होना चाहिए, ईएमएफ से करंट आ जाना चाहिए, तो हमारा तो वो काम हो गया। पर प्रॉब्लम ये है कि हमें तो इसके साथ कंपेयर करना है, तो हम आंसर को यहां कैसे छोड़ दें। इस समय इनको कंपेयर करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अपना काम आसान करने के लिए अगर ये साइन में है तो हम इसको भी साइन में चाहते हैं, सो दैट हम कंपेयर कर सकें दोनों, ठीक है। सो इसको हम लिखने की कोशिश करते हैं साइन के तरफ, तो ये हो जाएगा आई नॉट कॉस ओमेगा टी को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस ओमेगा टी, है ना, कॉस थीटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस, सो पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, सामने एक माइनस आपका, ठीक है। तो ये माइनस यहां रह गया, कॉस ओमेगा टी बन गया साइन 90 डिग्री या पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। अब यही साइन अगर मैं यहां पर ले लूं, इसके अंदर में ले लूं, ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा आपका, तब आपका आई हो जाएगा आई नॉट साइन, अब देखिएगा ये माइनस अंदर में जा रहा है तो पाई बाई 2 माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ओमेगा टी, ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये हमारा करंट मिल गया। अब हम इसको कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। सो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये करंट हमें मिला है किसमें, एक इंडक्टिव सर्किट में, प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, इसमें और कुछ नहीं है, ना रेजिस्टेंस है ना आगे चल के कैपेसिटर है, इसमें सिर्फ एक इंडक्टर है, तो हमें इतना करंट मिला। चलिए इस पार्ट को रिमूव कर देता हूं सो दैट हम इसको अब अच्छे से कंपेयर कर सके हमारे ईएमएफ के साथ में, जो हमारा मेन एम है आपका। सो हमें जो करंट मिला अभी वो मिला आपका I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 वेयर आई नॉट इज ई नॉट बाई ओमेगा एल। ये इतना तक हमें मिल चुका है, ठीक है। अब कंपेयर कीजिए, देखिए ई है ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, तो फेज है इसका ओमेगा टी, इसका फेज है ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। डेफिनेटली अब ये सेम फेज में नहीं है, या इनका फेज डिफरेंस 0 नहीं है, जैसा ओनली रेजिस्टिव सर्किट में होता था, जिसमें
इससे पहले के वीडियो में मैंने बात किया है, जहां पर सिर्फ रेजिस्टेंस था वहां पर फेज डिफरेंस 0 था, या दोनों ओमेगा टी थे, ये भी ओमेगा टी था, करंट भी ओमेगा टी था। पर यहां देखिए ऐसा नहीं है, ये तो ओमेगा टी है, ये हम सोर्स खुद से अप्लाई कर रहे हैं, ये आपका जो करंट मिल जाता है वो हमें सेम फेज में नहीं मिलता। सो देयर इज अ फेज डिफरेंस। कितना का फेज डिफरेंस है? फेज डिफरेंस आपका कितने का है? π/2 का है, ठीक है। अब कौन आगे कौन पीछे, क्योंकि अगर फेज डिफरेंस है तो डेफिनेटली कोई फेज में आगे कोई फेज में पीछे है। तो आप देख सकते हैं करंट पीछे है, करंट -π/2 वहां पे है, और ये ओमेगा टी, और ये ओमेगा टी -π/2, माने ओमेगा टी के बाद π/2 पीछे। तो इसका मतलब हम करेंगे करंट लैग्स ईएमएफ, लैग्स पीछे होना, लैग्स ईएमएफ बाय π/2, π/2 से लैग कर जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट रहता है आपका, ठीक है। डायरेक्टली इसी के ऊपर आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं, डायरेक्ट ये बोल दिया जाएगा और आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा सर्किट है। तो जहां आपको ऐसा मिल जाएगा आप डेफिनेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक प्योरली इंडक्टिव सर्किट के बारे में बात की जा रही है। मतलब आपको डायरेक्टली नहीं बोला जाता है कि कौन सा सर्किट है, इंडक्टिव है, कैपेसिटिव है, रेजिस्टिव है, बोला जाएगा करंट लैग्स ईएमएफ बाय π/2। सो यू कैन आइडेंटिफाई कि भाई ये आपका प्योरली इंडक्टिव सर्किट के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें करंट लैग कर रहा है, करंट पीछे है ईएमएफ से बाय π/2, ठीक है। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब हम इसका वेव डायग्राम और फेजर डायग्राम दोनों बनाते हैं। सो वेव डायग्राम आपका कैसा होगा? ईएमएफ तो बनाना सिंपल है, साइन कर्व बना दिया ऐसे, ठीक है, साइन बना दिया, ठीक। अब बनाते हैं आपका करंट को। सो ये ईएमएफ हो गया आपका, करंट कैसा होगा? देखो करंट है -π/2, π/2 फेज पीछे है, ओके। तो π/2 फेज पीछे है, मतलब कुछ इस तरह से आपका करंट आने वाला पीछे। देखिए यहाँ नेगेटिव से स्टार्ट होगा, ये यहाँ 0 है तब ये यहाँ पर नेगेटिव में है, तो यहां से ऐसे स्टार्ट होगा, ठीक है। जब ये यहां पर 0 हो रहा है, देखिए यहां पर मैक्सिमम हुआ, पर करंट अब मैक्सिमम नहीं है, ये 0 हुआ है क्योंकि वो पीछे है। वो जो भी कर रहा है इसके जैसा ही कुछ काम कर रहा है, पर वो π/2 पीछे काम वो कर रहा है। देखो ये यहां 0 था, ये π/2 बाद में आपका, ठीक है, क्योंकि वो पीछे चल रहा है आपका। ऐसे आपका हो गया, इस तरह से करंट हमें मिल जाता है, ठीक है। जो भी हो रहा है, ये देखिए ये यहां पे 0 हुआ, ये तब जाके मैक्सिमम हो रहा है करंट आपका। सो ये आपका करंट हो जाता है, जो कि उससे π/2 आपका पीछे चल रहा है। थोड़ा इस ग्राफ को और भी दूसरे तरीके से आप समझ सकते हैं। देखो आपको जब कैलकुलेशन हम कर रहे थे तो बीच में एक आपका फैक्टर आया था -I0 cos ωt। यहां से भी इस ग्राफ को आप विजुअलाइज कर सकते हैं। देखो ये एक तरह का कॉस ग्राफ है, क्योंकि ये 0 से शुरू नहीं हो रहा है, ये आप मैक्सिमम, ये नेगेटिव साइड में मैक्सिमम से शुरू हो रहा है, क्योंकि माइनस लगा है इसलिए नेगेटिव साइड के मैक्सिमम से ये शुरू हो रहा है, और ये बेसिकली एक कॉस ग्राफ है। तो इससे भी आप विजुअलाइज कर सकते हो इस ग्राफ को। यहां से भी देख सकते हो कि भाई यहाँ ωt से π/2 पीछे है, वैसे भी देख सकते हो, या ये जो आपका कैलकुलेशन के बीच में एक फैक्टर आपका आया था, अभी जस्ट हमने जो कैलकुलेट किया करंट को, तो ये माइनस लगा है नेगेटिव साइड के लिए, नेगेटिव साइड से स्टार्ट हो रहा है, और cos ωt ये कॉस ग्राफ है आपका, ठीक है। दिस इज ए कॉस ग्राफ, ये आपका साइन ग्राफ। सो ये तो हो गया आपका वेव डायग्राम। अब आ जाते हैं आपका फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम आपका कैसा होगा देखिए। अब फेजर डायग्राम के लिए पहले हम ईएमएफ से शुरू करते हैं। ईएमएफ हमारा कैसा है? तो जो हमारा ईएमएफ है वो है साइन ωt, जो उसमें फेज है वो है ωt। तो ईएमएफ कैसे बना दिया, ठीक है, ये हमारा ई हो गया और ये एंगल हो गया आपका ωt, ठीक है। दिस एंगल इज ωt। ये ईएमएफ हमें मिल गया। इस वेक्टर का जो लेंथ है वो कितना है? E0 के बराबर। आपको पता है जो लेंथ होता है वो एम्पलीट्यूड के बराबर होता है या पीक वैल्यू के बराबर होगा, ओके। और इससे अगर हम इस तरह से एक प्रोजेक्शन लेते हैं ऑन y एक्सिस, तो ये वाला जो लेंथ है ये हमें कितना दे देता है? ये हमें दे देता है E0 साइन ωt के बराबर, ये हमें मिल जाएगा।
ठीक है, इतना पार्ट हम फेजर डायग्राम में भी देख चुके हैं। सो यहां से हमने प्रोजेक्शन लिया ऑन वाई एक्सिस, तो ये वाला पार्ट हमें ये दे देता है। अब आते हैं करंट पे। करंट कितना होगा, ईएमएफ तो ठीक है पहले से दिया था, क्लियर है। करंट है ओमेगा टी से 90 डिग्री कम, तो पहले ओमेगा टी पहुंचो, फिर उससे 90 कम कर दो। तो ये रेफरेंस लाइन से पहले ओमेगा टी पहुंचा, यहां पहुंच गए, अब आ गया ओमेगा टी हमारा, अब उससे 90 कम हो जाओ, तो इससे 90 कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका 90 होना चाहिए, समझ सकते हैं। ये देखिए ये ओमेगा टी है, रेफरेंस से ये ओमेगा टी पहुंच गए, ओमेगा टी अब आ गए, पर 90 कम भी करना है करंट को पाने के लिए, तो 90 कम कर दिया, ये हो गया आपका करंट। और इसका जो वेक्टर का लेंथ है वो आई नॉट के बराबर है, जो कि कितना है, ई नॉट बाई ओमेगा एल। और ये आपका करंट आ गया। यहां से अगर हम प्रोजेक्शन करें तो ये आपका दे देगा आई नॉट पूरा ये साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, इतना के बराबर ये दे देता है, समझ सकते हैं। इसका जो वर्टिकल आपको कंपोनेंट क्या मिल रहा है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसका जो मिलेगा ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ओके। सो ये आपका इस तरह से ईएमएफ को और करंट को हम वेव डायग्राम से और फेजर डायग्राम से दोनों से कंपेयर कर सकते हैं, ओके। चलिए अब एक चीज बचा है आपका, वो है इसको समझना। ये हमें जो मिला है, अभी तक हम सिर्फ इस इक्वेशन पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे, जो भी हमने किया इस इक्वेशन को, पर ये भी हमें मिला है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमें क्या मिल गया, ठीक है। तो जो हमें ये मिला है आपका करंट आई नॉट मिला है ई नॉट बाई ओमेगा एल। आपको जो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में मिला था वो मिला था ई नॉट बाई आर। तो हम कंपेयर तो कर ही सकते हैं ना। देखो अगर हम कंपेयर करते हैं तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस वाली जगह पर ये ओमेगा एल आ गया है। तो एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में, प्योरली रेजिस्टिव मतलब जहां पर सिर्फ रेजिस्टेंस है, उसके लिए ये था। वहां पर जो काम रेजिस्टेंस करता है वो एक प्योरली इंडक्टिव सर्किट, ये आपका इंडक्टिव सर्किट हो गया जो अभी हम देख रहे हैं, ठीक है। एसी इंडक्टर के साथ लगा हुआ है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में वही काम ओमेगा एल करेगा। वो काम क्या है, करंट को अपोज करना। रेजिस्टेंस का काम क्या है, करंट को अपोज करना। तो ओमेगा एल फैक्टर का काम क्या है, करंट को अपोज करना। सो जो काम आर इस वाले सर्किट में करता है वही काम ओमेगा एल फैक्टर इस वाले सर्किट में करता है, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एल से, और ये हो जाता है आपका एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल। ये कहलाता है आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस। दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसका नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस। और आप इक्वेशन से ही समझ सकते हैं, इसका भी एसआई यूनिट है ओम। रेजिस्टेंस का ओम है तो इसका भी ओम है। ध्यान रखिएगा पूरा का कंबाइन ओमेगा एल या एक्सएल का ओम आपका एसआई यूनिट हो जाता है, ठीक। सो दिस इज योर इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स एल। या इसी को और थोड़ा सा हम इलाबोरेट कर दे तो ओमेगा हो जाता है 2 पाई न्यू एल। और ये डेफिनेटली आपका फ्रीक्वेंसी के साथ डिपेंडेंट। तो एक बार आपने एक पर्टिकुलर इंडक्टर लगा दिया, एल आपका सर्किट का कांस्टेंट हो गया। सो जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है या अपोजिशन टू करंट है, ध्यान दीजिएगा ये अपोजिशन टू करंट है, करंट को कितना अपोजिशन या रेजिस्टेंस फील हो रहा है वो फैक्टर है एक्सएल। किस इक्वेशन किस सर्किट में, इस वाले सर्किट में, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में, ठीक है। तो अगर हम ग्राफिकली देखें, सो ग्राफिकली हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ये जो आपका एक्सएल है, और अगर हम फ्रीक्वेंसी को देखें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इस तरह का ग्राफ मिलता है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। कई बार आपका इसके बारे में पूछा जाता है कि टू ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी। तो ये आपका ग्राफ है बिटवीन इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल विच इज ओमेगा एल एंड फ्रीक्वेंसी। तो अब हम कैसे आई नॉट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमारा आई नॉट हो गया ई नॉट बाई ओमेगा एल को क्या लिख दिया, एक्सएल। देखिए काफी इंटरेस्टिंग चीज हमें यहां मिला है, जो हमें करंट मिला है वो ओमेगा और एल के टर्म्स में, ईएमएफ के टर्म्स में तो है ही है, साथ में ओमेगा और एल के टर्म्स में।
जो एल फैक्टर है वो तो इंडक्टर का फैक्टर है, पर ये ओमेगा फैक्टर किसका फैक्टर है? ये ओमेगा इस सोर्स का फैक्टर है, ये जो सोर्स आपने लगाया है उसका फैक्टर है। सो करंट अब डिसाइड करने के लिए आप इंडक्टर भी डिसाइड कर रहा है, उसका इंडक्टेंस भी डिसाइड कर रहा है, साथ ही साथ ये सोर्स भी डिसाइड कर रहा है कि करंट कितना होगा, पीक करंट कितना होगा। उसका देखिए फैक्टर, ओमेगा फैक्टर सोर्स का फैक्टर है, वो भी अब करंट को डिसाइड कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर रही है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितना फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है वो डिसाइड कर रहा है कि करंट आपका कितना पीक वैल्यू होगा। नाउ ये इक्वेशन हमने पीक के टर्म्स में लिखा, देखिए आई नॉट ई नॉट बाई एक्सएल, ठीक, या आई नॉट ई नॉट बाई ओमेगा एल, ये किसके टर्म में हो गया? पीक वैल्यू के टर्म में। अगर इसी को हम आरएमएस के टर्म्स में लिखें तो कैसा लिख सकते हैं? आरएमएस के टर्म्स में। तो आपको पता है देखिए कि आरएमएस और पीक किस तरह से रिलेटेड है। जो पीक वैल्यू होता है जैसे आई नॉट, वो होता है √2 आई आरएमएस, इसके बराबर होता है। सो पीक वैल्यू इज √2 आई आरएमएस, ठीक। तो आई आरएमएस कितना हो जाएगा? आई नॉट बाई √2 हो जाएगा, ठीक है, आई नॉट बाई √2। तो यहीं पर अगर मैं इसी में दोनों साइड में √2 से डिवाइड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा आई नॉट बाई √2, यहां मिल जाएगा ई नॉट बाई √2 इंटू एक्सएल, ठीक है। तो व्हाट इज आई नॉट बाई √2? आई नॉट बाई √2 क्या हो जाएगा? देखो आई नॉट बाई √2 हो जाएगा आई आर एम एस। सो दिस आई नॉट बाई √2 बिकम्स आई आर एम एस और ई नॉट बाई √2 बिकम्स ई आर एम एस बाई एक्सएल। सो ये रहा पीक वैल्यू के टर्म्स में, ये रहा आरएमएस वैल्यू के टर्म्स में, ठीक है। आपको जो भी क्वेश्चन में लिखा रहेगा ना कि दिस मच इज द एसी पावर सप्लाई 50 हर्ट्ज 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज 240 वोल्ट, जो भी क्वेश्चन में इस तरह से लिखा रहता है कि पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई है, वो सारा वैल्यू आरएमएस वैल्यू होता है, वो सब ई आरएमएस है। इतना वोल्टेज वो ई आरएमएस है, वहां से आप पीक ऐसे पता कर सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप है, ठीक है। सो आज के वीडियो में हम अपना डिस्कशन यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आपका कैपेसिटर के साथ फिर के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।